जी CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 31। आज के लेक्चर में हमने ड्यू डिलिजेंस इंगेजमेंट को कवर करना है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में ड्यू डिलिजेंस इंगेजमेंट का इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये एक ऐसी इंगेजमेंट है जिसमें रिव्यू टाइप के प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, लेकिन इन दी एंड हम कोई रिव्यू रिपोर्ट, एश्योरेंस रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे होते क्लाइंट के साथ, ठीक है, बल्कि अपनी फाइंडिंग शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे ख्याल में जो मर्जर है, नॉर्मली मर्जर्स और एक्विजिशन वगैरह टेक ओवर के कंटेक्स्ट में ये इंगेजमेंट परफॉर्म की जाती है। तो एट द एंड ऑफ इंगेजमेंट नॉर्मली हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये एक्विजिशन डिज़ायरेबल है कि नहीं, और अगर डिज़ायरेबल है तो इसकी एक प्रपोज्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एक रीज़नेबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये हम अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मली ये इंगेजमेंट हम एक्वायरर के बिहाफ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी जो हमारा क्लाइंट होगा वो टारगेट कंपनी नहीं जिसको एक्वायर किया जा रहा है, बल्कि एक्वायरर जो एक्वायर कर रहा है वो होगा। तो हमने उसके बिहाफ से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो इंट्रोडक्शन कल आपके साथ शेयर कर दिया था, आज फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। ड्यू डिलिजेंस इंगेजमेंट जी सबसे पहले क्या कर रहा है, लाइट्स अगर ऑफ कर दें जरूरत है तो। ड्यू डिलिजेंस engagement is a form of review service which is conducted prior to merger and takeover. A reviewer makes inquiries of different aspects of target company, for example financial issues. रिव्यूअर ने अपने टारगेट कंपनी के फाइनेंशियल इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करना है, ऑपरेशनल इश्यूज, फाइनेंशियल के साथ साथ ऑपरेशनल इश्यूज को भी इन्वेस्टिगेट करना। अभी आगे फर्दर डिटेल आएगी, यानी हमने क्लासीफाई किया हुआ है कि फाइनेंशियल इश्यूज में किस किस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, ऑपरेशनल इशू में नॉर्मली किस किस एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। उसमें खास तौर पे याद रखिए पॉसिबल है कि कोई एसेट ऐसे हों जो कि टारगेट कंपनी की बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हों लेकिन एक्वायरर के लिए यूजलेस है, तो वो उनको कोई वैल्यू असाइन ना करे। या में भी कोई ऐसे एसेट्स हों जो टारगेट कंपनी की बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहे, जैसे कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट्स, लेकिन वो एक्वायरर के लिए एसेट्स हों और वो इनको वैल्यू असाइन करें। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसी तरह कुछ लाइबिलिटीज हो सकता है जो कि टारगेट कंपनी की बैलेंस शीट में शामिल ना हो लेकिन एक्वायरर को अपनी बैलेंस शीट में शामिल करनी पड़े। जैसे एम्प्लॉयज़ को अगर डाउन साइजिंग करनी है, ले ऑफ करना है एम्प्लॉयज़ को, तो उनको जो रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस पे करनी है वो टारगेट कंपनी ने तो अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की होगी क्योंकि उसका इरादा तो नहीं है, लेकिन एक्वायर कंपनी का चूंकि इरादा है कि हमारे पास लेबर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी एक्विजिशन के बाद, इसलिए कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना है, तो उसको कुछ लाइबिलिटीज़ को अपने पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ड्यू टू टेक ओवर, इसी तरह आपको पता है कुछ कॉस्ट बढ़ सकती है, कुछ कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी। जैसे अगर CFO है उसको हमने एक्विजिशन के बाद 2 CFO तो नहीं रखेंगे, एक रखेंगे, तो उसकी वजह से कॉस्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसाइड करना टेक ओवर या मर्जर डिज़ायरेबल है कि नहीं, और अगर डिज़ायरेबल है तो प्रपोज कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अब ये जो नीचे हम आइटम्स पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने हर क्वेश्चन में आपके जहन में ये आइटम्स आ जाने चाहिए और आपने अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको इन इश्यूज़ के इर्द गिर्द बताना। यानी जो प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने हैं, जो ड्यू डिलिजेंस एंगेजमेंट में आपसे पूछेगा, आपने इस लिस्ट को सामने रख के डिसाइड करना है, ठीक है। इसमें बता क्या रहा है हमें, और ड्यू डिलिजेंस में मैंने आपको बताया था, क्या ड्यू डिलिजेंस पे कोई स्टैंडर्ड है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए ये प्रोसीजर आपको नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली कुछ पास्ट पेपर से और इधर उधर रिसर्च करके कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे पहले एरिया जो हमने एक्सप्लोर करना है वो हमारा फेवरेट एज अकाउंटेंट कौन सा, फाइनेंशियल। कह रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को वैल्यूएट कर, प्रैक्टिशनर कंसीडर करेगा एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू रेशियो एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस, प्रॉफिट और कॉस्ट, कैश फ्लो फॉरकास्ट, लेवल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। मुझे बताइए, हमने क्लाइंट के बैलेंस शीट देखी, इनकम स्टेटमेंट देखी, उसको पिछले सालों के साथ कंपेयर किया, करना चाहिए एक्विजिशन से पहले, ठीक है। अगर उसमें फर्ज कीजिए कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नजर आ रही है, क्या इंक्वायर करेंगे?
क्या फर्दर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी? ग्रोथ किस बेसिस पे है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? क्योंकि अगर सस्टेनेबल है तो हम इसको हाई वैल्यू असाइन करेंगे और हाई कॉस्ट पे करने को तैयार होंगे। लेकिन अगर वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, वो सडनली किसी इशू की वजह से, जैसे कोरोना की वजह से कुछ बिजनेस ऐसे भी है जिनको बूम मिला, कुछ बिजनेस तो ऐसे, ज़्यादातर बिजनेस तो ऐसे हैं ना जो ठप हुए, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जैसे सैनिटाइजर मास्क वगैरह का बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, फूड पांडा, हाँ जी तो ऐसे अगर ये सस्टेनेबल ग्रोथ है तो फिर हमारे ड्यू डिलीजेंस में एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा, इसका कंपोनेंट होगा। और अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। कैश फ्लो फॉरकास्ट देखनी चाहिए अपने क्लाइंट की, क्यों? उसमें क्या चीज़ देखेंगे आप? फ्यूचर में इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या हैं, उनकी फॉरकास्ट करने की बेसिस क्या है, क्या वो बेसिस रिलायबल अजम्पशन पे बेस कर रही है कैश फ्लो फॉरकास्ट? नेक्स्ट, ऑपरेशनल इश्यूज प्रैक्टिशनर को कंसीडर करना चाहिए। अब फैक्टर मैं बताऊंगा, कंसीडर क्यों करना चाहिए, जस्टिफिकेशन आप बताएं। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना चाहिए, हमें पढ़ने चाहिए मेजर कस्टमर के साथ। क्यों? फ्यूचर से देखना चाहिए कि वो उसके कस्टमर क्या 2-3 स्पेसिफिक कस्टमर्स हैं जिनके ऊपर सारी सेल्स डिपेंडेंट है, या कि मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं। अगर 2-3 कस्टमर्स हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के लिए है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में रिन्यू हो सकता है? क्योंकि हम अपनी फ्यूचर इनकम स्ट्रीम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके जरिए से। और क्या देखेंगे कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में? पूरा भी हम बाद में कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और अगर नहीं कर सकेंगे उसमें कोई एग्जिट क्लॉज मौजूद है, कोई पेनल्टी, वारंटी वगैरह अगर कस्टमर के साथ एग्री की गई है तो हमें अपनी एक्विजिशन की कॉस्ट में उस वारंटी की प्रोविजन को भी एस्टिमेट करके इंक्लूड करना। एग्रीमेंट विद लैंडर्स एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन एक्विजिशन, लैंडर के साथ एग्रीमेंट क्यों पढ़ेंगे, हमारी एक्विजिशन में उनका क्या रोल है? नहीं, लैंडर होगा बैंकर्स, सप्लायर्स नहीं, लैंडर जी। हाँ जी, लोन एग्रीमेंट्स को क्यों पढ़ेंगे? डेट कॉविनेंट की रिक्वायरमेंट देखने के लिए कि क्या वो मीट हो रही है, इन फ्यूचर हम मीट कर सकते हैं कि नहीं, और सबसे अहम चीज़ किन किन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, उसके लिए फिर उन लैंडर्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। गारंटी टू कस्टमर ये ऊपर हो गया, वारंटी प्रोविजन भी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट्स विद की एम्प्लॉइज, ये क्यों पढ़ेंगे? हाँ जी, हाई मैनेजमेंट, सीएफओ सीईओ प्लस दूसरे एम्प्लॉइज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। क्यों? देखेंगे, हाँ जी, अगर जो छोड़ के जाएंगे उनको हमने रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस क्या पे करने हैं, उसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए, और प्लस जो हमारे काम के एम्प्लॉइज़ हैं क्या हम उनको रिटेन कर सकेंगे जो कि एम्प्लॉइज़ हैं। यानी इसमें बेसिकली 2 तरह के डिसीजन करने होते हैं। एक ऐसा नहीं है कि सारे एम्प्लॉइज़ को एज इट इज़ हमने न्यू सेटअप में भी ऐड कर देना है, इसमें से कुछ एम्प्लॉइज़ को हमने ऐड करना है, कुछ को नहीं। तो ये जिनको ऐड करना है उनके साथ हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और जिनको हमने फायर कर देना है उनके साथ एग्रीमेंट किया है। वेदर आईटी सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड, ये क्यों देखेंगे आईटी सिस्टम की इंटीग्रेशन? अगर हमारे ऑलरेडी सेटअप के साथ इंटीग्रेट हो सकता है फिर तो हमारे काम का है, अगर इंटीग्रेट नहीं हो सकता तो फिर हमारे काम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर एग्जैक्ट वही आईटी सिस्टम है जो हम यूज कर रहे हैं तो फिर भी डुप्लीकेशन है, अगर डुप्लीकेशन हो फिर भी यूजलेस है, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो सकती फिर भी यूजलेस है। डिपार्टमेंट्स आउटसोर्स किए होते हैं। अगर टारगेट कंपनी ने अपना कोई फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, अगर टारगेट कंपनी ने कोई फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है उसको भी देखेंगे उस एग्रीमेंट को किस कास्ट पे आउटसोर्स किया हुआ है और वो कितने ऐसे के लिए आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट है। मे भी जब हम टारगेट कंपनी को एक्वायर करें तो एक्वायरर कंपनी को उस फंक्शन को आउटसोर्स करने की जरूरत ना पड़े,
उसके पास अपना स्टाफ मौजूद हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, सर्विस आउटसोर्स किया हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट जो है उसको तो मीट करना पड़ेगा। जब आप किसी एंटिटी को एक्वायर करते हैं तो फिर आप उसकी सारी एसेट्स के साथ साथ उसकी ऑब्लिगेशंस को भी एक्वायर करते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना, और किन मैटर्स के बारे में हमें ऑब्टेन करनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन तो दे नहीं रहे हम। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए कि क्या सारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हमें प्रैक्टिशनर को डिस्क्लोज कर दी गई है, क्योंकि हमने उनको वैल्यूएट करना है कि इनका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। डिस्क्लोज करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इम्प्लीकेशन, अगर कोई कंपनी के खिलाफ केस है तो उसके अगेंस्ट में कितनी पेमेंट करनी पड़ सकती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये बात हो गई कि बाज़ वक़्त कुछ एसेट्स होते हैं जो उसने रिकॉर्ड नहीं किए होते हैं, लेकिन एक्वायरर कंपनी के लिए यूजफुल है, वो वैल्यू साइन करता है, और कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड किए हैं टारगेट कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन एक्वायरर कंपनी के लिए हो सकता है वो यूजफुल ना हो। इसी तरह लायबिलिटीज है। बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ टेक ओवर, फ्यूचर बेनिफिट्स और कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, यानी मर्जर होने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या सेविंग होगी, और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो मर्जर की वजह से एडिशनल कॉस्ट इनकर होगी, उसको भी हमने कंसीडर करना है एक्विजिशन के लिए। जी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अपने जहन में रखने हैं जब ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अब इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ, नेचर ऑफ एंगेजमेंट समझ आ रही है आपको? चलिए अब इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा है ISAE 3000, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000। इसका टाइटल समझिएगा, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट ऑडिट एंड रिव्यू, यानी ऑडिट और रिव्यू के अलावा हमारी जितनी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होंगी उन पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। क्लियर? ISAE 3000 किस पे अप्लाई होगा? हर उस एश्योरेंस एंगेजमेंट पे जो ऑडिट और रिव्यू के अलावा है। यानी जो हमने अभी रिसेंटली एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कुछ पढ़ी हैं, कौन कौन सी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स पढ़ी हैं? हमने 3400 पढ़ा, 3402 पढ़ा हमने, ठीक है, नहीं 2400 पढ़ा है, वो तो रिव्यू एंगेजमेंट है ना, उसके अलावा। तो जो क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ISAE 3000 अप्लाई होगा? क्यों नहीं होगा? उसका अपना स्टैंडर्ड तो है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको बताया, यहाँ पे टाइटल में कह रहा है हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3000 अप्लाई होगा स्वाय ऑडिट और रिव्यू के, और ऑडिट और रिव्यू है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसका अपना स्टैंडर्ड अप्लाई जरूर होगा 3400 का, लेकिन उसके साथ साथ 3420 का, लेकिन उनके साथ साथ ये स्टैंडर्ड भी अप्लाई होगा। वो एस्पेक्ट जो कि वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ एंगेजमेंट का, लेकिन अगर यहाँ पे डिस्कस हुआ है तो वो अप्लाई होगा। इसका मतलब है ऑडिट और रिव्यू के अलावा दुनिया की कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट अगर परफॉर्म की जा रही है, उसका अपना स्टैंडर्ड है अगर, तो वो स्टैंडर्ड भी अप्लाई होगा और ये स्टैंडर्ड भी अप्लाई होगा उस एंगेजमेंट पे। लेकिन अगर उसका अपना स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर ये अप्लाई होगा, ठीक है। यानी अगर किसी एंगेजमेंट में, अच्छा मुझे बताइए 3400 में उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया था, ठीक है, तो हम उधर का रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट का फॉर्मेट उधर दिया तो उधर वो फॉर्मेट यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एंगेजमेंट में एश्योरेंस एंगेजमेंट है ऑडिट और रिव्यू के अलावा, उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? फिर ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे जो इस स्टैंडर्ड में उसने दिया हुआ, ठीक है, या इस स्टैंडर्ड में उसने डिस्कस किया हुआ है। आगे चलिए, ये टाइटल क्लियर हो गया ना? टाइटल बेसिकली इसका स्कोप बता रहा है कि एश्योरेंस हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में अप्लाई होगा स्वाय ऑडिट और रिव्यू के। आगे चलिए जी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या इसमें आता है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इसमें आएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं आएगा? वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन के अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो चूंकि नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है इसलिए वो इसमें कवर नहीं हो रहे। आगे चलिए, ड्यू डिलीजेंस इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। एश्योरेंस नहीं, मैंने इससे कहा था, मैंने ये नहीं कहा था वो टाइप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट है।
जिस तरह एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में भी ऑडिट नेचर के प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं लेकिन वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, उसी तरह ड्यू डिलीजेंस में भी रिव्यू नेचर के प्रोसीजर, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर हम यही तो करते हैं। इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा कुछ इंस्पेक्शन, कुछ डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई काम नहीं करते। तो वो ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट रिव्यू इंगेजमेंट की तरह की है, उसमें रिव्यू रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं लेकिन वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, वो इसमें कवर नहीं होगी जी। पहली इंट्रोडक्शन में बता रहा है दिस स्टैंडर्ड यानी ISA 3000 अप्लाइज ऑन फॉलोइंग एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस ऑन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एश्योरेंस ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट और रिव्यू के अलावा की बात कर रहे हैं। ऑडिट और रिव्यू के अलावा कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमने स्टडी किया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये इतनी अहम नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है ना, उसके लिए अलहदा से भी स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में जो असल चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि क्या हम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जवाब है यस, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट होगी अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने प्रोवाइड कर दी, अगर हमसे कहें वो कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दें, उसमें चाहे फाइनेंस का जिक्र नहीं है, अमाउंट्स का जिक्र नहीं है, क्या हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया होगा उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। आगे वो कुछ स्टेटमेंट आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली ज्यादातर केसेस में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन से रिलेट कर रहा होगा जी। कह रहे हैं मैनेजमेंट, अच्छा अब ये इंट्रोडक्शन बता रहा है, कह रहे हैं आजकल पहले ज़माने में हुआ ये करता था कि किसी मैनेजमेंट को वैल्यूएट करना होता था ना, हमने सिर्फ उसका फाइनेंशियल क्राइटेरिया की बेस पे उसको वैल्यूएट किया करते थे कि अगर ये कंपनी को चला रहे हैं तो प्रॉफिट कितना है, सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ है, बैंक है तो डिपॉजिट्स कितने हैं, सिर्फ फाइनेंशियल क्राइटेरिया को कंसीडर किया जाता था। लेकिन आजकल फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल क्राइटेरिया को भी कंसीडर किया जाता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन कितनी है इस कंपनी में, ठीक है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना ऑन करती है सोसाइटी के लिए, ठीक है। शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन सोसाइटी भी तो इफेक्ट हो रही है, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। कहीं इसके प्रोडक्शन प्रोसेस से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं फैल रही, ये चीज़ें भी कंसीडर की जाती है। तो चूंकि परफॉर्मेंस में ये चीज़ें भी कंसीडर की जाती है। अब अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे किसी भी कंपनी या मैनेजमेंट को वैल्यूएट किया जाता ना, तो फिर ये 3000 के स्टैंडर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारी ज़्यादातर एश्योरेंस एंगेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है, उनका ऑडिट या रिव्यू। लेकिन अब चूंकि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के लिए किसी मैनेजमेंट की, किसी कंपनी की, उनके KPIs को भी सामने रखा जाता है जो कि मे भी फाइनेंशियल हो और फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो हमें ये सिखा रहे हैं कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल एलिमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए इंगेज नहीं किया जाएगा, बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन के लिए भी आपको इंगेज किया जा सकता है। और इसमें बहुत वैरायटी है, आप गिन भी नहीं सकते कि कौन कौन से KP की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में आपको ये कहा जा सकता है कि आप इसको वेरीफाई करें। वो बहुत से हो सकते हैं, 2-3 जैसे मैंने एग्जांपल्स आपके साथ अभी शेयर की। तो वो कह रहे हैं इसीलिए ISA 3000 की इंपॉर्टेंस जो है वो ग्रो कर रही है डे बाय डे। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा KPIs सामने आ रहे हैं, मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ अदर KPIs को भी रिप्रेजेंट कर रही है, तो वैसे ही वैसे यूज़र भी ये चाह रहा है कि मेरे सामने जो KPIs आ रहे हैं मैनेजमेंट के, मुझे तसल्ली हो कि क्या ये वेरीफाइड KPIs हैं कि नहीं, ओवर स्टडीड तो नहीं है। अब आगे एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में गिव ए स्टेटमेंट असर्शन ऑन, मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है, असर्शन दे सकती है कोई भी, ठीक है। जैसे वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि हमने, मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दी, हमने सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है उनके मुताबिक काम करते हैं, ये एक स्टेटमेंट दी। क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ये स्टेटमेंट दे कि हमारी कंपनी में जो वाटर कंजम्पशन है
वो इस गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया अलाउ किया हुआ है उससे कम है। यहाँ ICAP ने पास पेपर में क्वेश्चन पूछा कि जो कार्बन एमिट हो रहा है हमारी फैक्ट्री से, वो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की तरफ से जो अलाउड लिमिट है उससे कम है। क्या हम अच्छा, बज़ाहिर इन स्टेटमेंट्स का डायरेक्टली फाइनेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल है, क्या इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं? एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में उसने कहा कि हमारे एम्प्लॉयज़ के 2 लाख आवर्स वॉलंटरी सर्विसेज में कंज्यूम करवाए हैं हमने, ठीक है, और इससे फॉर एग्जांपल 20,000 फैमिलीज को फ़ायदा पहुंचा है, या इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो 20,000 लोग हैं, ठीक है, कोई उन्होंने सोशल एक्टिविटी करवाई होगी। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स नॉर्मली कंपनीज किस लिए देती हैं? ताकि अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे या पार्ट ऑफ द कम्युनिटी के तौर पे प्रेजेंट किया, अच्छा इमेज लोगों के सामने रखा जाए। इस तरह की स्टेटमेंट को अगर तो वो सिंपल स्टेटमेंट दे दें, मे भी कोई रिलाई करे, मे भी कोई रिलाई ना करे, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के साथ ये मेंशन हो, जिस जगह पे भी स्टेटमेंट दी जा रही है उसके साथ मेंशन कर दिया जाए कि ये स्टेटमेंट ऑडिटर ने वेरीफाई की है, तो क्या एश्योरेंस लेवल बढ़ नहीं जाएगा? इसी तरह की चीज़ों को, इसी तरह की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए ISA 3000 है, ठीक है। स्टेटमेंट वो एनुअल रिपोर्ट में भी मैनेजमेंट कोई स्टेटमेंट या सजेशन दे सकती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी, और इवन वेबसाइट पे भी। अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे भी जाए ना, तो जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उसके साथ लिखा होता है, आप थोड़ा सा मार्क करके ना, जैसे हम हाईलाइट करते हैं, तो उन्होंने बताया होता है कि हमारी वेबसाइट में जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये और ये 3 स्टेटमेंट ऑडिटर्स ने वेरीफाई की है, और उनके ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट भी होती है। अब ऑडिटर बेसिकली क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट के ऊपर अलग-अलग एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देते, वो पूरी उस वेबसाइट के पेज के ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दी है, ऑडिटर ने अगर उनके ऊपर कोई एश्योरेंस प्रोवाइड की है, तो वो एक ही रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के अंदर स्कोप में लिख दिया जाता है कि हमने क्या क्या स्टेटमेंट को वेरीफाई किया। तो क्लियर हो गया किस ISA 3000 में बेसिकली किस तरह के सब्जेक्ट मैटर को हम वेरीफाई करते हैं। वो नॉर्मली नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, नॉर्मली नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट की जाती है? एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, या कंपनी की वेबसाइट पे। और वो क्या हो सकती है? वो कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी के CEO है, फर्ज कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, अब ड्यूरिंग द ईयर फर्ज कीजिए लॉस आ गया, लेकिन आप बताना चाहते हैं कि लॉस आने के बावजूद आपने बहुत कुछ किया है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, KPIs में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सोचे, खुद से सोचे बैठ के। और जिस चीज़ को भी आप प्रेजेंट करते हैं, क्या आपका ऑडिटर उसके ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है? यस, कर सकता है, ठीक है। जैसे आप क्या फ़र्ज़ कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप KPIs के तौर पे क्या चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं? एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया, शाबाश। आप बता सकते हैं कि जो टर्नओवर रेट है हमारे एम्प्लॉयज़ का वो बहुत कम है, वो 5% है या लेस देन 5% है, ये स्टेटमेंट आपने दे दी, क्या एश्योरेंस प्रोवाइडर इसको वेरीफाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा बताइए, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जो कि एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, ISA 3000 में आएगा। इसी तरह सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो आप अपने KPIs के तौर पे अपने यूजर्स के सामने रखेंगे, एश्योरेंस प्रोवाइडर उसको वेरीफाई कर सकता है और उसके ऊपर अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट दे सकता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर समझ आ गई बात। फिर इसके बाद कंप्लायंस विद लीगल और कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। समटाइम रेगुलेटर कहते हैं किसी खास रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें और अपने एश्योरेंस प्रोवाइडर से रिपोर्ट लेके हमें दीजिए। जैसे पाकिस्तान में जी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, अच्छा चाइल्ड लेबर चलें, ये भी एग्जांपल आ गई। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर रेगुलेटर ये कहते हैं कि जी अपने ऑडिटर से हमें रिपोर्ट लेके दीजिए कि आपने कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को यूज़ नहीं किया जो नुकसानदेह हो सेहत के लिए, या आपने बच्चों से काम नहीं लिया, चाइल्ड लेबर जो है उसमें इंगेज नहीं थे,
तो एश्योरेंस प्रोवाइडर इसको भी वेरीफाई करेगा। बैंक, सॉरी मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा था, पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि वो फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट ऑफ शेयर का कंसेप्ट पता ना आपको, जो कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज नहीं हो रहे होते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके डायरेक्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने अपने पास होल्ड किए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे होते हैं, उनको कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर रिपोर्ट देनी होती है लिस्टेड कंपनीज ने, वो रिपोर्ट हमारी ISA 3000 एंगेजमेंट में आती है क्योंकि वो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आप बैंकर हैं, आपने लोन दिया किसी कंपनी को, वैसे तो आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे होंगे कि क्या आपकी कंडीशंस की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन क्या आप किसी एश्योरेंस प्रोवाइडर, किसी आइटर को इंगेज करके कह सकते हैं सर ये हमारा लोन एग्रीमेंट है, ये इसमें हमारी कंडीशन है, आप ज़रा चेक करें जाके ये इन कंडीशंस को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने जो कंप्लायंस शो करनी है, कंप्लायंस इंश्योर करनी है, वो किसकी करनी है, वो डेट एग्रीमेंट की, लोन एग्रीमेंट की, तो ये भी ISA 3000 की एंगेजमेंट पे आएगी। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को वेरीफाई करना हो, कंप्लायंस रिपोर्टिंग करनी हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करनी हो, ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हमारी 3000 में ही आएगी। फर्क इस चीज से नहीं पड़ेगा कि KPIs को वेरीफाई कर रहे हैं, कंप्लायंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस, फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ेगा कि हम जिस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट है और हमने उसको वेरीफाई करना। अब इसमें हजारों तरह की एंगेजमेंट्स पॉसिबल हैं, हजारों तरह की एंगेजमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मैंने प्रैक्टिकली सर्च की और जो ज़्यादातर एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म हो रही थी ISA 3000 के मुताबिक, वो आपके सामने रख रहा हूँ। कार्बन इमिशन के फैक्ट्री से कार्बन कितना एमिट हो रहा है, इन्वायरमेंट को कितना पोल्यूट कर रहा है, नॉर्मली रेगुलेटर्स ने लिमिट असाइन की होती है कि इससे ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं कर सकते आप। वाटर कंजम्पशन, इसके ऊपर नॉर्मली एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है कि कंपनी कितनी वाटर कंजम्पशन कर रही है, इसमें भी लिमिट्स अलाउ की जाती हैं। फिर परमानेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, कि परमानेंट एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट कितना, जैसे उन्होंने कहा कि लॉस के बावजूद भी एम्प्लॉइज को नहीं निकाला, ये एक अच्छा KPI होता है। इसके ऊपर एश्योरेंस, यानी कंपनी कोई ना कोई अपनी स्टेटमेंट देती है कि हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर एग्जांपल 3% है, 4% है, और ऑडिटर फिर इसको वेरीफाई करता है और एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है, कि जेंडर बाइस तो नहीं है प्रमोशन में, कंपनीज इनको रिप्रेजेंट करती है नंबर के साथ, परसेंटेज के साथ, और ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर्स को वेरीफाई करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय आवर्स स्पेंट वॉलंटियरिंग, यानी सोशल एक्टिविटीज में एम्प्लॉय आवर्स कितने यूटिलाइज किए कंपनी ने। नंबर ऑफ लोकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बेनिफिशियरी सपोर्टेड थ्रू कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, अगर किसी कंपनी ने कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, लोगों जिस सोसाइटी में वो काम कर रहे हैं उस सोसाइटी में इर्द गिर्द गरीबों की वेलफेयर के लिए, और वो उसको रिपोर्ट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं अपनी रिपोर्ट में, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे चलिए। अच्छा, नेचर समझ आ गई। अभी तक की जितनी भी हमने डिस्कशन की है ना, वो स्टैंडर्ड की नहीं थी। स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ उसकी हमने कोई बात नहीं की, अभी सिर्फ आपको उसकी नेचर ऑफ एंगेजमेंट समझा रहा हूँ। एक दफ़ा नेचर ऑफ एंगेजमेंट समझ आ जाए ना, तो फिर आपके लिए इसका क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, उसको अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ एक दफ़ा उसने एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड में से पूछा, छोटा सा। अब बाकी जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, वो स्टैंडर्ड में से नहीं पूछ रहा,